अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमारी प्रीवियसली 3 क्लासेस हुई हैं, ऐसा ही है? ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि इंटरनेट कैसे वर्किंग करता है, उसमें किस तरह हम लोग HTTPS प्रोटोकॉल को या HTTP प्रोटोकॉल को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चीज़ को देखी थी। अच्छा, ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना, आप लोग थोड़ा सा आगे आगे सीटें लगा लो एक एक करके, जो लास्ट में बिल्कुल बैठे हुए हैं। सीट ला के ना आप लोग यहाँ लाइन बाय लाइन लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ऐसा ही है। जिस पे हमने देखा, गूगल पे आप सर्च करते हो डाटा किस तरह आता है, सर्वर किस तरह कम्युनिकेट करता है, सारी चीज़ें। ये पूरा हमारे कोर्स का पार्ट ही है देखा जाए तो, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ एक प्रोसेस पता चला है, सही है, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है। मैं समझता हूँ आपकी ऐसी उम्र के अंदर सारी चीज़ें पता चलना, ठीक है। तो आपने इसको अब जितना चाहे स्टडी कर लो, सही है। यहाँ पे, यहाँ इसके साथ कुर्सी लगा लो, हाँ बस यहीं बैठ जाओ। अच्छा, तो फिर हमने नेक्स्ट क्लास में क्या देखा था, हम लोगों ने पूरा एक रोड मैप देखा जो हमें स्टडी करना है, ठीक है। मर्न स्टैक से रिलेटेड और भी स्टैक होते हैं, मैंने बताया आपको, उसमें मीन, मर्न और म्यून, लैम्प होता है, अपनी बहुत सारे लैम्प स्टैक होते हैं, ठीक है। फेसबुक लैम्प स्टैक पे बना था, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जो चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट की डिमांड अपडेट अभी मर्न स्टैक पे चलती है, तो हम उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हम उसी पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मर्न स्टैक पढ़ने का रीज़न सिर्फ इतना ही है, हमारे पास क्या है, मार्केट डिमांड है। अगर कोई नया स्टैक आता है तो हम उस पर मूव कर जाएंगे, तो हमारा कोर्स मर्न स्टैक से डायरेक्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये चीज़, तो ये हमारे साथ हम लोग करते हैं ये चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग इंडस्ट्री में होता है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ फ्यूचर है, कौन सी चीज़ फ्यूचर नहीं है। तो अगर मैं आपको वो चीज़ पढ़ा दूँ जो कि मुझे पता है कि यार इसका फ्यूचर नहीं है, तो फिर आपके लिए भी फ़ायदा नहीं है और मेरे लिए भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो कि फ्यूचर में आपको हेल्प करे, क्योंकि आप एक साल की, मतलब अभी आप एक साल पढ़ने वाले हो, तो आप समझ लो 2 साल का जो है ना, या समझ लो 1 साल बाद कोई अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो आप वो पढ़ने वाले हो। क्योंकि आपको इंडस्ट्री में बैठना है, तो आपने वो वर्किंग करनी है ना, 1 साल बाद वर्किंग करोगे ना, उससे पहले तो वर्किंग नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो हो सकता है उससे पहले भी कुछ कर लें, लेकिन क्या है कि प्रिपरेशन आपकी फ्यूचर के हिसाब से हो। अच्छा, तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली थी कि भाई हम लोगों ने क्या पढ़ना है, मोंगो डीबी, एक्सपर्ट नोड, और उसमें क्या क्या डिटेल चीज़ें हैं वो हम आगे चल के देख लेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था कि भाई बेसिक्स हमारे पास क्या है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया ये प्रोग्रामिंग की क्या है, या हमारी जो वेब डेवलपमेंट है उसकी क्या है, ABCD है, ठीक है। जब हम ABCD सीख लेंगे तो फिर हम आगे चल के सेंटेंसेस वगैरह क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें। तो ABCD पे हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया HTML से, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट आप लोगों को दिखा दिया था मैंने, हाइपर टेक्स्ट किस तरह का होता है, नॉर्मल टेक्स्ट है। मार्कअप लैंग्वेज यानी कि वो आपको डिफाइन कर रहा है कि एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करती हुई, इंग्लिश लैंग्वेज ही है ना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस फ्रेंच तो लिखी नहीं है यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। बस थोड़े अल्फ़ाबेट्स वगैरह आगे पीछे होते हैं इसके, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। तो उसको यूटिलाइज करते हुए आप क्या करते हो, एक सिंपल सा वेब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ठीक है। वेब स्ट्रक्चर आपने देखा कि हमने HTML से सिर्फ क्या क्रिएट करा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा हेडिंग, जिसमें हमने हेडिंग की कैटेगरीज देखी, हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। ये हमारे पास सारी कैटेगरीज थी हेडिंग के, आपने देखा। मैंने आपको बताया H1 पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है, SEO के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। SEO क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया था, वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। अच्छा, फिर आगे हमने देखा पैराग्राफ टैग, जिसको मैंने बताया आपको भाई ये भी क्या करता है, इसमें सिर्फ सिंपल टैग से आप एक लाइन में लिखो, 2 वर्ड लिखो, 3 वर्ड लिखो, या मल्टीपल वर्ड्स लिखो जैसे यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो वो एक पैराग्राफ में कंसिडर करा जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पैराग्राफ तो 3-4 लाइनों का होता है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो पैराग्राफ जो टैग्स है सिर्फ उसको डिफाइन कर रहा है कि जो कुछ भी आपका 2-4 वर्ड्स का भी अगर कोई टैग्स है ना, आप उसको P टैग में रख के यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने बोल्ड और इटैलिक देखा था कि हमने देखा था भाई बी से हमारे पास क्या हो रहे थे, लेटर्स बोल्ड हो रहे थे, वहीं पे हमारे पास इटैलिक के अंदर इटैलिक हो रहे थे। ये आप लोगों ने ऑलरेडी वर्ड के अंदर चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है। तो उनके पीछे ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। कभी आप आगे चल के थोड़ा सा देखोगे ना, स्टडी करोगे चीज़ों को, तो जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए बनता है। तो उसमें वो आप जो इटैलिक आपको लगता है वो अचानक से नहीं लगता, वो सिर्फ इसमें क्या होता है, ये टैग इंप्लीमेंट हो जाता है, तभी वो आपको साथ दिखता है, वरना अदरवाइज वैसे नहीं चलता वो, ठीक है। आगे हम लोगों ने देखा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का मैंने आपको डिफाइन किया था कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि हमें थोड़ी सी जो है अपने वर्ड से ऊपर दिखानी है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और अगर हमें थोड़ा सा लाइन से नीचे जाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया था हम लोगों ने यहाँ पे, इसकी एग्जांपल देख ली थी कि ये 4th था,
और E इक्वल टू mc², फिर हमने H2 का फॉर्मूला देख लिया था, उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन थी। सही है, ऐसा ही है, ठीक है। वाइड स्पेस भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि भाई वाइड स्पेस क्या होता है। आप एक स्पेस दे सकते हो, मतलब आप अगर आप स्पेस देते हो तो हल्का सा गैप आ जाएगा, लेकिन आप जब उसको मल्टीपल टाइम भी दे दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही कंसिडर करता है, ठीक है। लाइन ब्रेक हमने देख लिया था, सही है। बी आर की किस तरह लाइन ब्रेक करता है, हमारी लाइन नीचे गिर जाती है। हॉरिजॉन्टल रूल्स देख लिया था हम लोगों ने, एच आर यानी कि एक लाइन जो है ना क्रिएट कर देता है ताकि सेपरेट नज़र आए वो, ठीक है। सेमेंटिक मार्कअप हम लोगों ने देख लिया था, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमें बताना होता है कि यार ये कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सही है। जैसे मैंने आपको बताया था एसईओ के लिए हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया था कि क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, पेजेस के लिए कि भाई बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। तो ये एसईओ के लिए भी बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग के अंदर रखा जाएगा तो गूगल इसको वैल्यू देता है, ठीक है। अब जिसके अंदर जैसे उन्होंने यहाँ पे बिवेयर लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड। अब देखो ये एक क्या लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्शंस है जो कि इन्होंने काइंड ऑफ पेरेंट्स के लिए लिखी हुई है, किसी के लिए भी लिखी हुई है। तो अब ये बोल्ड करके रखी है तो आपने ये नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हमने ये पढ़ लिया, सही है। तो ये बोल्ड इंस्ट्रक्शंस होती है, एक तवज्जो के लिए चाहिए होती है आपको, ठीक है। ईएम का मैंने आपको बताया था, ये भी इटैलिकली जो है ना ऑलमोस्ट वैसे ही यूटिलाइज कर रहा था इसको, ठीक है। ये भी कहीं आप जो है ना दिखाना चाहो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा कोटेशन से, ठीक है। कोटेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लॉक कोड है और एक क्यू का टैग है, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे या उससे पहले नहीं आए थे या जिनकी फ़र्स्ट क्लास है आज, तो हमने इतना डाटा जो है ना कवर कर लिया, सही है। अब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग आज से ही स्टार्ट होगी, तो अगर इससे पहले का अगर आपको कुछ देखना हो, पढ़ना हो, तो आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, सही है। तो आप उसको यूट्यूब पे चेक कर लो, किसी को फॉलो करके पढ़ लो, XYZ कुछ भी करके आप देख लो, सही है। कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? ऐसा वैसे मेरे ख्याल से कोई है नहीं जो शायद फर्स्ट क्लास है जिसकी, या कोई है ऐसा जिसकी फ़र्स्ट क्लास है आज? सारे आए ना, मतलब सबकी सेकंड क्लास है। तो जो अली ने पढ़ाया होगा वो भी ये चीज़ें पढ़ाई थी सारी, ठीक है। या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया था उसने इसमें से, ब्लॉक कोड वगैरह, एट्रीब्यूट्स पढ़ा दिए थे, ओके ओके। एट्रीब्यूट्स हम लोग थोड़ा सा आगे चल के पढ़ने वाले थे, चलो उसने पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसको रिपीट कर लेंगे जब हम आगे चल के पढ़ेंगे उसको, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आता है ब्लॉक कोड, ठीक है। अब ब्लॉक कोड हमारे पास एक ऐसा क्या है, टैग है या एलिमेंट है। अच्छा, हम लोगों ने वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, कितना टाइप के हमारे पास टैग होते हैं। एक हम लोगों ने देखा था क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग, ठीक है, ये तो एक हो गया। और एक लास्ट हमने देखा था सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग में मैंने आपको दिखाया था HR और BR उसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। P टैग H1 वाले, बाकी सारे तो ओपन क्लोजिंग वाले थे। अच्छा, इसमें भी मैंने कैटेगराइज कर दिया था इसको भी, और क्या भाई इसमें भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देख लिए थे, ऐसा ही है ना या नहीं? अच्छा, अब ब्लॉक कोड हमारे पास एक इस तरह का टैग है जिसको यूज़ किया जाता है, हम लोग काइंड ऑफ कोई कोटेशंस जो कोड कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ इस तरह के लेटर्स को, उस तरह के डाटा को रख सकते हैं जो कि हमारा नहीं है, ठीक है, हमने कहीं से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है इसको देखते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट इसको, ताकि मुझे इतना सारा लिखना ना पड़े। और हम यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट, और इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, ये हमारी फ़ाइल क्रिएशन का ताल्लुक था। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो फाइल क्रिएट करी थी कैसे कर रहे थे हम लोग यहाँ पे बनाते थे HTML का, पहले बताते थे टैग, फिर उसके अंदर हेड, ऐसा ही था ना, उसके बाद बॉडी, एक्टिव रहना बिल्कुल भी ना सारे, ठीक है, कुछ भी पूछ लूँगा मैं, सही है। तो हेड टैग में हमारे पास कौन सा डाटा होता है जो ब्राउज़र पर नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज़ देखी थी, इसके अंदर कौन सी थी हमारे पास, टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, लिख देते हैं यहाँ पे, चलो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गई, टाइटल हो गया हमारा। बॉडी में हमारे पास वो डाटा होता है जो कि हमें ब्राउज़र पर दिखाना है, हमें यूज़र को दिखाना है बेसिकली, ठीक है। ये वो डाटा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एज अ यूज़र आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आपको इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गूगल के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए, या आपकी जो है ना HTML को चलाने के लिए, रन करने के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पे डाटा ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो कि एक हिडन डाटा है जो कि आपके पास एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। वो डाटा है बॉडी के अंदर जो कि हमें दिखाना है, हमें यूज़र को दिखाना है, कुछ भी H1 हेडिंग P टैग कुछ भी XYZ,
ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पे डाटा कुछ कॉपी कर लिया, सही है, और मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये देखो, ये हमारा ब्लॉक कोड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट हम चल के आगे देखेंगे क्या होता है, इसको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। और ये हमारे पास एक सिंपल सा इसको मैं बंद कर देता हूँ बल्कि। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं है? अभी तक हम लोग इसी तरह क्रिएट कर रहे थे ना, HTML हेड बॉडी और फिर इसके साथ साथ डाटा, ठीक है। लेकिन हमें HTML एक जो है ना शॉर्ट फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ उसने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है HTML क्रिएशन का, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। कैसे? मैं इसको हटा देता हूँ डायरेक्ट, और हमें क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट और जो ये ऊपर वाला आपका 1 है, सही है, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो, ठीक है। ये अब मैं इस पर क्रिएट करूँगा तो ये मुझे दिखा रहा है एमिट एब्रीविएशन, और आगे सारा पूरा आपको ये डाटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वो डाटा है जो कि अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था, लेकिन हमें जो चीज़ें नीड थी हमने अभी तक वो चीज़ें क्रिएट करी थी, जो हमें ज़रूरत नहीं थी वो हमने क्रिएट नहीं करी थी। जैसे इसमें आपको दिखा रहा है मेटा का टैग, ठीक है। अब मेटा का टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। इसको भी देखते हैं हम आगे। डॉक टाइप, अब डॉक टाइप क्या है, ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कौन सा है, HTML का, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं करी थी, हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, HTML का टैग लिख रहे थे, हेड और बॉडी। वर्किंग तो हमारी हो रही थी, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो डाटा है वो आपको सिर्फ एक गाइड करने के लिए, आपके लिए है, या फिर आपकी वेबसाइट को गाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई? यस नो में जवाब दिया करो, मैंने एक बार बोला है। बीच वाली नहीं बना करो, एक्टिव, या तो बोल दो भाई नहीं समझ में आया, या बोल दो समझ में आ गया, ठीक है। चुप रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा भाई आप चाह क्या रहे हो। अच्छा, तो हमने HTML टैग देख लिया था, इसमें ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कहलाती है आपकी एट्रीब्यूट, जो उसने आपको डिफाइन करी होगी, ठीक है। हर टैग की कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है इसको, एट्रीब्यूट्स दो कीवर्ड्स के नाम से जो है ना बड़े मशहूर होती हैं चीज़ें, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर पहले। अब HTML हमने क्रिएट करा, सही है, तो अब HTML हेड और बॉडी देखा जाए तो सब कॉमन है, सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास क्या आई हैं, एक डॉक टाइप आ गया कि भाई डॉक्यूमेंट कौन सा है ये, ठीक है। ये डॉक टाइप का मतलब है, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, और टाइप मतलब टाइप की कौन सी डॉक्यूमेंट की टाइप है, हमने उसको बता दिया भाई ये डॉक्यूमेंट है HTML की। हालांकि अगर हम HTML में टैग में रख भी रहे हैं तो कोई उससे भी पता चल रहा है कि HTML का ही डाटा है, लेकिन इससे एक उसको मोहर मिल जाती है, मोहर समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प, एक बिल्कुल उसको ना फिक्स हो जाता है कि भाई ये है ही HTML टाइप, आप उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमने HTML क्रिएट किया था, उसके अंदर ये ऑप्शन है लैंग्वेजेस का, ठीक है, लैंग्वेज आपको कौन सी डिफाइन करनी है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको हटा दूँ और यहाँ पे इंटर करूँगा Ctrl+स्पेस, तो मुझे बता देगा यहाँ पे डाटा। अच्छा, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो वरना आपको डिफाइन कर देता है यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, और सिंबल क्या होते हैं, और अरेबिक के सिंबल क्या होते हैं, ARB। इसको हम देख लेते हैं HTML लैंग, ठीक है, लैंग एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो मैं बता देगा भाई कौन कौन से हो सकते हैं। AFR आ रहा है फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट फ्रेंच में बन रही है, ठीक है। अभी तक हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, सारा कंटेंट इंग्लिश के अंदर ही है ना, ऐसा ही है। अब जब हम उसको यहाँ लैंग्वेज पर डिफाइन कर देंगे चीज़ों को कि भाई ये लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच है, सही है, फ्रांस की ज़बान है, तो फिर वो क्या होगा, वो कंसिडर कर लेगा, समझ जाएगा कि इसमें जो डाटा लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो वो आपके पास अक्सर देखा है आपके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा होता है, वो इसीलिए आता है इन चीज़ों पर, जाके आप जब आप उस पर एट्रीब्यूट लगा के बैठे होते हैं ना, तो उसको पता होता है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, वो डिटेक्ट करता है और उसकी बेस पर क्या कर देता है, आपको ऑप्शन देता है कि यार उसको आप इंग्लिश में क्या कर लो, ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ना आपका, जो लैंग आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एट्रीब्यूट्स वो चीज़ें होती हैं, हर टैग के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ सबके सिमिलर होंगे, ठीक है। यानी कि कुछ के अपने स्पेसिफिक डाटा है, सही है, बाकी सबका क्या है, सेम होगा। अब इससे क्या मुराद है भाई, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लॉक कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूँ एंटर करूँगा Ctrl+स्पेस, जब मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो मुझे ये दिखाता है एट्रीब्यूट्स, मेरे पास कितने तरीके के जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये आगे सारे जो डाटा आ रहा है ना, ये एट्रीब्यूट्स है। ये आपके पास लोगो नज़र आ रहा है, साइन, ये डबल वाला,
तो ये बता रहा है ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी, ये दो कीवर्ड बड़े जो है ना मशहूर हैं इस चीज़ के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। तो अब ये सारे क्या हैं इसके एट्रीब्यूट्स। अब आपको ये हो सकता है सारे कहीं ना कहीं सेम मिलेंगे, सही है। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास आईडी है, हिडन है, ठीक है, तो मैं अब दूसरा यहाँ पे जाता हूँ बॉडी के ऊपर और स्पेस कंट्रोल दबाऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं आईडी लिखने की कोशिश करूँगा तो मुझे आईडी मिल रहा है, सही है। और मैं अगर हिडन लिखने की कोशिश करूँगा तो मुझे हिडन मिल रहा है। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कॉमन है हर टैग के अंदर, सही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन है जो सबके पास अवेलेबल हैं, और कुछ है डाटा स्पेसिफिक जो कि सिर्फ इसके पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सब बताओ। कोई सवाल है फ़ौरन पूछोगे, भाई सर ये चीज़ नहीं समझ में आती, दोबारा समझा दें, ठीक है। दोबारा पूछूंगा, सब समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए आपके कॉमन, सही है। जैसे मैंने आपको यहाँ मिसाल दे दी, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आईडी, और दूसरा मैंने आपको क्या दिखा दिया, हिडन। ये मैंने आपको सिर्फ एक दो मिसाल दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन से हैं अभी आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा, सबके स्पेसिफिक भी होते हैं। अब जैसे मैं ब्लॉक कोड पे आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको साइट, सही है। ये साइट जो इसका लिखा हुआ आ रहा है, ये सिर्फ ब्लॉक कोड पे मिलेगा आपको। अच्छा भाई, आप इसको बॉडी में भी टेस्ट कर लेते हैं हम, हो सकता है यहाँ पे हो। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, मैंने सी लिखा, सही है, ITE, मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है। ये ज़बरदस्ती मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि भाई ये तो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से आ रही है। तो ये हो गया आपके पास कुछ कॉमन और कुछ हो गया आपके स्पेशल, सही है। CAIL स्पेशल स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? स्पेलिंग सही है? IAL। तो मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है तो मुझे बताते रहना, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देख लिया अभी ये साइट ना, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल है, यानी कि ये सिर्फ उसी एक एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगा, या बहुत हुआ तो दो को हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये हर किसी को असाइन नहीं होगा, तो ये इसका अपनी मतलब अपना डाटा है इसका। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एट्रीब्यूट्स में दो तरह की टैब हो गई हमारे पास, एक कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो सबके पास कॉमन होंगे, कुछ होंगे स्पेशल्स, यानी कि जो सिर्फ स्पेशलाइज हैं इसी चीज़ के लिए, जो भी आप टैग यूज़ करोगे सिर्फ उसके लिए होंगे, ठीक है। तो ब्लॉक कोड के जो स्पेशलाइज्ड है उसका है यहाँ पे साइट। अच्छा, अब साइट है क्या, इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने इसकी तरफ, डाटा की तरफ, और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ब्लॉक कोड के बाद उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, पी टैग उसके अंदर लिखा हुआ बाकायदा पूरा, और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, सही है। यानी कि ये जो गैप आ रहा है इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉक कोड है, सही है, उसके अंदर भी उन्होंने पी टैग यूज़ करके उसको यूटिलाइज किया। अब ब्लॉक कोड कर क्या रहा है, ब्लॉक कोड में इस तरह का डाटा रखा जाता है जो कि मैंने किसी और साइट से क्या किया है, कॉपी किया है। अब फर्ज करो ये डाटा तो मेरे पास अभी यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। मैं जाता हूँ विकीपीडिया पे ना, सही है, और मैं से यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एटम बॉम्ब, ठीक है, या न्यूक्लियर वेपन, जो भी है। अब मैं यहाँ से कुछ डाटा, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया है, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ से ये लाइन कॉपी कर ली है, यहाँ से लेकर ये लाइन, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने एप्लीकेशन रन नहीं करी है, एप्लीकेशन हम रन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, हम कहाँ से रन करेंगे, गो लाइव से, ठीक है। गो लाइव हमने स्टार्ट किया है और हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, या इसको मैं बल्कि मैं हटा ही देता हूँ बिल्कुल ही हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्पेसिंग आ रही है ना। अगर मैं ब्लॉक कोड को बंद कर दूंगा तो क्या स्पेसिंग आएगी, वो एक बिल्कुल ही कॉर्नर से चला जाएगा, ठीक है। ये भी जूम ज़्यादा हुआ इसलिए आपको लग रहा है, वरना ये इतना 100% है, तो मैं इसमें जूम कर देता हूँ, ठीक है। इतना काफ़ी है ना। तो ये ब्लॉक कोड की वजह से कुछ स्पेस आ रहा है, सही है, स्पेस आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह डिफाइन कर रहा है कि ये कुछ इस तरह का डाटा है जो कि कोटेड है। यानी कि हम लोग जब कोटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के रखते हैं ना, तो वो इस तरह की चीज़ होती है। तो ये भी इस चीज़ को उस तरह डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये डाटा मैंने किया है कहीं ना कहीं से कॉपी, सही है, ऐसा ही है ना। अब मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने बनाई थी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया था एटम बम, तो मैंने एक बॉम्ब से रिलेटेड या एटम बम से रिलेटेड कोई मैंने ब्लॉग लिखा था उसमें, या मेरी वेबसाइट थी ही स्पेसिफिक उस चीज़ से रिलेटेड, और मैंने उसको कर दिया डिप्लॉय, गूगल पे चल रही है, ठीक है। आपका डोमेन होगा, आपने डोमेन बाय कर लिया होगा कि भाई फ़र्ज़ करो आपका क्या नाम है, ज़ुबैर.com पे जो है ना इन्होंने डाल दिया एक आर्टिकल लिख के एटम बॉम्ब से रिलेटेड, लेकिन कंटेंट इन्होंने क्या किया था, कॉपी, ठीक है। अब जब गूगल इस चीज़ को स्कैन करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, कंटेंट ही आएगा नॉर्मली, सही है। जब वो उठाएगा डाटा तो उसके पास इस तरह का नॉर्मल क्या आएगा, कंटेंट टेक्स्ट आएगा। विकीपीडिया में भी ये टेक्स्ट रखा हुआ है, तो जो विकीपीडिया वाला है ये उसको वहाँ पे डाल देगा रिक्वेस्ट कि भाई आपका कंटेंट कहीं इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे विकीपीडिया आप पे केस कर सकता है कॉपीराइट का, ठीक है। जो आपने कॉपीराइट का सुना होगा, कॉपीराइट का क्या होता है कि भाई कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर लेता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। डिजिटली तो उस चीज़ के भले जो है ना वो चीज़ें हैं उसमें वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट वगैरह होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो लेकिन एक डिज़ाइंस होते हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट होता है उसको पेटेंट कर सकते हो। लेकिन ये कंटेंट आपने जहाँ से कॉपी किया है वो कहाँ से किया है, विकीपीडिया से। अब जब विकीपीडिया को नज़र आएगा यार आपके अच्छे व्यूज़ आने जा रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तभी बंदों को जो है ना तकलीफ होगी, वरना उससे पहले तो नहीं होगी। आपका भले ही आपकी अगर आपकी वेबसाइट शैडो में है तो फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अगर 1-2 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकीपीडिया के तो ज़्यादा है। तो अब उसको नज़र आएगा कि यार आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा आ रहा है डाटा, कंटेंट ज़्यादा आ रहा है, वो केस कर देगा आपके ऊपर, किसका, कॉपीराइट का, क्या आपने उसका कंटेंट क्या किया है, कॉपी किया है। और आपने कॉपी तो किया है लेकिन आप उसको रेफरेंस भी नहीं दे रहे कि भाई मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये आपका डाटा है, ऐसा ही है ना भाई। मिसाल के तौर पे मैंने आपकी कोई चीज़ कॉपी करी है तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि भाई मैंने ये डाटा इससे कॉपी किया है। और अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, लोग मैसेजेस पोस्ट कॉपी करते हैं तो बताते हैं कि भाई मैंने इससे कॉपी किया था या इसका रेफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये डाटा इसका था, मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर तो आप उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, तो वो केस करने का हक भी रखेगा, और जब वो केस करेगा तो आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक, यानी कि आपकी वेबसाइट हो जाएगी ब्लॉक बैंड, ठीक है। तो उसके बाद गूगल आपको उसको रैंक ही नहीं कर सकेगा, गूगल क्या आपको नज़र ही नहीं आएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इशू। तो आपने जब भी कोई डाटा इस तरह का कॉपी करना है, कॉपी कहीं से भी, तो आपने क्या करना है, आपने ब्लॉक कोड के अंदर उसको रखना है, और ये जो साइट है इस साइट में आपने उसका URL पास कर देना है, बस कुछ नहीं। क्या पास करना है, URL। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने उसको कॉपी किया और ला के उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा सर ये तो वहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा, दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ इस तरह का डाटा होता है जो कि हमें यूज़र को दिखाना ही नहीं है, यूज़र को उससे मतलब ही नहीं है। ये डाटा इंपॉर्टेंट आपके लिए या यूज़र के लिए नहीं है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गूगल के लिए। गूगल को उसकी नीड थी कि भाई आपने जो डाटा कॉपी किया है कहाँ से किया है, एटलीस्ट रेफरेंस तो दे दो। जब आपने ये रेफरेंस रखा होगा ना तो वो फिर आपको ब्लॉक नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप बता चुके हो उसको भाई ये मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। अब यूज़र को पता नहीं चल रहा आपने कॉपी किया हुआ है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा, गूगल को, सही है। और आपके विकीपीडिया वाले को पड़ जाएगा, भाई वो बोलेगा भाई कि ये जो है ना इसने मेरा डाटा कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दिया कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। आपने मतलब एक वर्ड टू वर्ड भी जो है ना चेंज नहीं किया, सही है। अब ब्लॉक कोड में ज़्यादा डाटा रखा है इस तरह का रखा जाता है जो आप वेबसाइट से वो डाटा उठा रहे हो जो किसी ने कहा हुआ है, सही है। मतलब किसी ने जैसा अल्लामा इकबाल ने कुछ कह दिया तो आपने वहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, ठीक है। हालांकि उसने भी कॉपी किया हुआ होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन उसने पहले डाला होगा तो वो शायद वहाँ पर बच जाए। कॉपी पेस्ट वाला जो गेम है ना बड़ा गंदा है ये, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा बचना होता है। तो इससे बचने का जो आपके पास आपको वेबसाइट यानी कि आपको HTML जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, ब्लॉक कोड के अंदर साइड पे आप उस साइट का URL पास कर दो, ठीक है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, अभी तक आपने देखी नहीं है, अभी तक ये आपको नज़र आ रहा है यार सिंपल कंटेंट है, ये क्या चाहिए, चूँकि आप एज ए यूज़र जो है ना नज़रिए से देख रहे हो, ऐसा ही है ना। अब मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट करने का, ठीक है, ये डेवलपमेंट टूल्स होता है, सही है। इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ बॉक्स यहाँ खुला हुआ आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इस तरह करके, ठीक है। तो ये जो बॉक्स खुलता है इसको कहते हैं हम लोग डेव टूल, क्या कहते हैं, डेव टूल। ये डेव टूल कहलाता है, सही है, चूँकि डेवलपमेंट के लिए होता है, डेवलपमेंट के मतलब आप
नॉर्मल बंदा इसको खोलता नहीं है ना, उसको आज तक पता होगा, इससे पहले जो इन्होंने आज तक प्रोग्रामिंग करी नहीं उसको पता ही नहीं होगा ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती होगी या इसका यूटिलाइजेशन क्या है। ऐसा ही है? कोई है ऐसा जो बोलता है कि सर नहीं मुझे पता था पहले से? कैसे पता था आप लोगों को? कोर्स किया हुआ है ना, इसलिए पता था। अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसा बनता जिसको पी भी नहीं पता था प्रोग्रामिंग का, इस क्लास में आने से पहले पहले, उसके बारे में पता था? नहीं पता था। क्यों? चूँकि ये आपका काम ही नहीं है, ये डेवलपर का काम है। ठीक है, आज आपको पता चल गया क्योंकि अब आप डेवलपमेंट फेज पे आना स्टार्ट कर चुके हो, आपने कदम रख दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का, मतलब पूरा मेरा पेज का जो कंटेंट है आपको यहाँ पे शो हो रहा है कहाँ पे? एलिमेंट्स के अंदर। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेड का टैग मैं खोलूँगा, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है मेटा, मेटा और टाइटल जो मैंने लिखा था। ठीक है, यहीं पर डिफाइन है सारी चीज़ें, ये वही दिखा रहा है आपको। सही है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। बॉडी में हम खोलेंगे तो हमारे पास आ रहा है क्या? ब्लॉक कोड। सही है, और ब्लॉक कोड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? हमारा पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर उसका कंटेंट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको साइड नज़र आ रहा है, वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एज अ यूज़र आपके लिए नहीं है। यानी कि आप एज अ यूज़र आते हो वेबसाइट के ऊपर और देखते हो, उसको रीड करते हो, ये आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? गूगल के लिए। क्योंकि गूगल जो चीज़ एक्सेस कर पा रहा है वो आप एज अ डेवलपर उसको प्रोवाइड कर रहे हो तभी तो कर पा रहा है, वरना वो तो ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो एज अ डेवलपर आप उस चीज़ को व्यू कर सकते हो। यानी कि कोई डेवलपर आता है और वो उस चीज़ को चेक करता है तो उसको भी नज़र आ जाएगा कि हाँ यार ये इस वेबसाइट से लिया गया कंटेंट है, यहाँ से कॉपी किया गया है। तो इस तरह क्या होगा, गूगल आपका जो कंटेंट है उसको ब्लॉक नहीं कर सकेगा अगर विकीपीडिया रिक्वेस्ट करता भी है। ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं पता आपने किया ही नहीं किया। अगर वो चेक नहीं करता इस चीज़ को तो क्या होगा, वो ब्लॉक नहीं करेगा गूगल आपको, क्योंकि बोल देगा भाई उसने रेफरेंस डाला हुआ है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये यूज़र को नहीं पता चल रहा, लेकिन किसको पता चल रहा है? गूगल को। तो आपका काम हो गया, आपने ब्लॉक पढ़वा भी दिया किसी को अपना जो कंटेंट था, और गूगल को भी जो है ना ब्लॉक नहीं करवाने दिया। ठीक है, उसने ब्लॉक भी नहीं किया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? जी, थोड़ा ज़ोर से बोलो। हम्म, लिंक लगने से पता चल रहा है कि कंटेंट यहाँ से कॉपी हुआ है। ठीक है, अगर मैंने कहा ना रेफरेंस, अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरा कंटेंट पोस्ट चोरी करते हो और अपनी फेसबुक पे लगा देते हो, ठीक है, मेरा कंटेंट था, मैंने लिखा था, तो मैं आपके ऊपर केस करने का जो है ना एक्सेस रखता हूँ डिजिटल मीडिया के अंदर, ये सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर, या साइबर जो सिक्योरिटी वगैरह आपको उनको पता ही होता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इन चीज़ों का एक्सेस होता है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ आप पे कॉपीराइट का केस। अच्छा, अगर आपने उसमें रेफरेंस दिया हुआ है ना कि यार ये मैंने पोस्ट सर फरीद से जो है ना कॉपी करा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे भी इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने वहाँ रेफरेंस डिफाइन कर दिया कि आपने मेरा पोस्ट कॉपी किया है। कॉपी करना मतलब गुनाह नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, आप ये बोलो कि कॉपी करके ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ये झूठ है। ठीक है, तो झूठ ही है ना ये। आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया, भाई मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट बना रहा था, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट थी कि आपको पता ही नहीं था क्या चीज़ है, दुनिया को नहीं पता क्या चीज़ है वो। आपको जो है ना गलती से उसका कोड हाथ लग गया, आपने कॉपी करके जो है ना बना के डाल दिया, तो ये तो चोरी हुई ना। सही है, मैंने उसको संभाल के रखा, कहीं ना कहीं रखा, आपने उसको कॉपी किया, मैंने इंटरनेट पे नहीं रखा उसको। ऐसा एक होता है पब्लिकली डाटा, मैंने पब्लिकली नहीं रखा उसको, प्राइवेट रखा था। आपने कुछ भी करके, चोरी करके, हैकिंग करके, या कुछ भी मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करके, या समझो यहाँ पे रखी थी आपने USB लगा के यहाँ से कॉपी करके डाल दी, तो ये चोरी है। ठीक है, अगर मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि वो चीज़ मेरी है, तो फिर मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये चोरी आपने करी है। अगर मेरे पास प्रूफ ही नहीं है तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता इस चीज़ को चोरी करी है आपने। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? सही है, तो आपने यहाँ चोरी करी है, देखा जाए तो आपने कॉपी किया है ना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बता रहे हो कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने क्या किया है, इस बंदे का डाटा उठा के बस यहाँ रख दिया है, और ये उसका लिंक है। क्या आपने बस कि गूगल उसको बैंड ना करे इस चीज़ पे कि यार आपने कॉपीराइट का जो है ना इशू डाल दे, या कॉपीराइट का केस ना डाल दे आपके ऊपर, तो उसको पता चल जाए कि भाई हाँ इस बंदे ने रेफरेंस डाल दिया है, इसका मतलब ये है कि कंटेंट इसका नहीं है, इसने भी कहीं और से कॉपी किया। सही है, कोई सवाल अब किसी का और का? चले आगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने देख लिया क्या, ब्लॉक कोड। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया साइट, और नीचे पैराग्राफ के अंदर आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने ब्लॉक कोड के बाद देखा था हमारे पास एक और कोड है, कौन सा? क्यू का टैग है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है आपका, और सिमिलर है किसके? पी टैग जैसा सिमिलर है। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करो मैंने इसमें क्यू टैग डाल दिया, ठीक है, अब इसमें कोई भी कंटेंट मैंने डाल दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
और हम वापस आएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, तब आप देखो यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको। क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं? ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, ये कोटेशन वाला कोटेशन जो मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा था कि भाई अल्लामा इकबाल सेड दैट, कायद आज़म सेड दैट। अब वो आगे कोई भी कंटेंट हो सकता है उसका, कि उन्होंने कहा भाई जो है ना तू चल मैं आया, सही है। तो कंटेंट भाई अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा, लेकिन कायद आज़म ने नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे करके लिख दो, सही है। तो यहाँ पे कोटेशन के अंदर आ जाता है, सही है। कोई शेर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कोई ऐसी मोटिवेशनल कंटेंट आ जाएगा, किसी ने कह दिया भाई बिल गेट्स ने भाई ये कहा था, तो आपने इसमें जो है ना कोटेशन में करके रख दिया, तो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू है ना इसकी। अगर आप कोई चीज़ कोटेशन के अंदर रख रहे हो, इसका मतलब कोई वैल्यू है उसकी, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई मोटिवेशनल कंटेंट था, आपने बताया भाई बिल गेट्स ने कहा था इतनी मेहनत करो इतना फल मिलेगा, सही है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल गेट्स ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशनल कंटेंट आपने डाल के इस तरह रख दिया, पढ़ने वाले ने बोला कि हाँ यार अब तो जोश आ गया, अब तो सही है। अब इसका कोई स्पेशल एट्रीब्यूट खास नहीं है, सही है। बाकी ऑलमोस्ट इसके भी कॉमन ही है, ठीक है। जिसके स्पेशल होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई हाँ इसके स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ABBR, एब्रीवेशन, सही है। अच्छा, अब एब्रीवेशन का जो हमारा टैग है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? एब्रीवेशन के लिए। एब्रीवेशन क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको बोला था HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, सही है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास देखो, अच्छा ये चीज़ देख रहे हो, ये जो आपका क्यू का टैग है, कौन सा टैग आ रहा है? इनलाइन एलिमेंट आ रहा है। ब्लॉक लेवल होता है ना, नीचे गिर जाता है ये HTML को जगह नहीं देता, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये कोटेशन है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसके बाद भी आप कुछ भी टेक्स्ट कंटेंट डाल दो तो वो हजम कर लेगा, उसको मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो HTML की मैंने आपके पास सिंपल सा लिख दिया, अब किसी को HTML का पता ही नहीं है HTML होता क्या है, ठीक है। तो उसको क्या पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही है ना। अगर एक बंदा है उसको पता ही नहीं है HTML क्या होता है, वो पढ़ तो लेगा HTML, भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है उसको नहीं पता। यह एक काम करते हैं, चलो इसमें लिखा होगा ना यहाँ पे नासा की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे मेजॉरिटी को नासा की फुल फॉर्म नहीं पता होगा, सही है ना। आपको ये आएगा, लिख तो पढ़ तो लेगा, अच्छा भाई नासा लिखा हुआ है, अब नासा है क्या उसको पता ही नहीं है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार नासा कोई डाटा है, कुछ लेटर्स हैं 3-4, सही है, या वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स नहीं वर्ड्स हैं। भाई एन से कुछ स्टैंड फॉर है, ए से स्टैंड फॉर क्या है, एस से क्या है और ए से क्या है, फिर इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं एब्रीवेशन का टैग ABBR, सही है। और इसके अंदर टाइटल के अंदर हम चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल के अंदर अभी टाइटल बता रहा है भाई नेशनल, क्या लिखा हुआ है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की क्या है फुल फॉर्म है। अब जब मैं इस पर जाके माउस रखूँगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होवर, ठीक है। होवर, मैं जब इस पर होवर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पूरा इसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, क्या लिखा हुआ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है आपके पास, एब्रीवेशन के टैग की वजह से, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ जिसको नहीं समझ में आई, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ ABR का टैग यूज़ करना है, ठीक है, और उसको रख देना है किसके अंदर, नासा यानी कि कीवर्ड है, ठीक है। आपने उसमें डाटा रख दिया कुछ, इसका जो टाइटल है ना ये चीज़, ये इसका क्या है, एट्रीब्यूट्स है ना, ये इसका एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं अगर इसके बगैर आता हूँ तो आपको फील नहीं हो रहा कोई भी चीज़ इसमें डाटा लिखा हुआ है, वरना उसमें डॉट डॉट लाइन फील हो रही थी, ठीक है। अब जब इसमें टाइटल लिखा हुआ आता है तो वो आपको डिफाइन कर रहा है कि हाँ भाई कुछ एब्रीवेशन है ये, ठीक है, उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, क्या भाई हमारे पास बॉडी के अंदर भी टाइटल है, हम चेक कर लेते हैं भाई क्या टाइटल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूशन वाला काम नहीं, ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब बॉडी को हम क्या एट्रीब्यूट दे सकते हैं, मतलब इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, एब्रीवेशन का जो टाइटल है ये चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि भाई ये चीज़ इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ दोबारा, और मैंने टाइटल के अंदर से वो डाटा लिख दिया जो कि
इसकी फुल फॉर्म थी, सही है, या स्टैंड फॉर था इसका, ठीक है। ये कॉपी कर दी मैंने, खुद नहीं आती, खुद कुछ भी नहीं आएगा भाई, सब डेवलप करना पड़ेगा आपको, डेवलपर हो, सही है ना, जादूगर नहीं हो, डेवलपर हो, ठीक है। तो खुद खुद कुछ भी नहीं आएगा, आपको सब डाटा लिखना पड़ेगा भाई। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लिख देता हूँ पी वारा, ठीक है। पी वारा का शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये एक नई क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ चल रही है, ठीक है। तो अब पी वारा की फुल फॉर्म क्या है, पी वारा स्टैंड फॉर, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। अब पी वाला का मतलब आपको इससे पहले नहीं पता था, आज पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी लिख के रखूँगा ना, तो वो पी वाला पे यही दिखा रहा होगा, ठीक है, सही है। तो ये तो आपके हाथ में है कि आप डाटा क्या रख रहे हो। यहाँ पे पी वाला पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे दिखा कुछ और रहा है, ठीक है, सही है। तो ये गलती नहीं करनी है आपने। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया, आपने इसको कॉपी कर लो भाई, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। बस अब ये वो डाटा है, आप जिस पे ऐसी माउस लेके जाओगे ना, वो आपको नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखा देगा, ठीक है। उसको टूल टिप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफाइन कर देगा पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब किसी ने इतना कंटेंट नहीं है उसके पास कि वो पूरा लिख के डिफाइन करे, तो पी वारा लिख के वो एब्रीवेशन पर रख देगा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा भाई पी वारा का मतलब ये, सही है, क्लियर है। अब कोई सवाल किसी का इससे रिलेटेड? नेक्स्ट, अच्छा अभी हम लोगों ने साइट भी, साइट ज़्यादा वैसे इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। डी एफ एन डेफिनेशन, इसको भी ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये भी बेसिकली एस वाली चीज़ है, लेकिन इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। एड्रेस कार्ड आपके पास टैग है, ये भी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या है, आप जो भी डाटा लिखोगे आपका एड्रेस कंसिडर कर देगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें पी टैग लिखा हुआ है, सही है, उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, बस ये आपका एड्रेस कंसिडर कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हम उसको नहीं पढ़ते, या जो इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। इंस और डिलीट, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैं इसमें एक बी आर डालता हूँ 2-4, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नई चीज़ है वो क्या है, इंस और डिलीट डेल, इसमें जो लिखा हुआ है। अच्छा, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक लाइन लिखी हुई है, सही है। इट वॉज द वर्स्ट बेस्ट आइडिया शी हैड एवर हैड, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, क्या भाई ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी? अब इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं, वर्स्ट भी लिखा हुआ है, बेस्ट भी लिखा हुआ है। यानी कि वो कह रहा है कि भाई इसका जो आइडिया था वो अच्छा भी था और बुरा भी था। अभी मैंने यहाँ पे वर्स्ट और बेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल से डिफाइन करूँ, मैं इसको हटा देता हूँ बेस्ट को, ठीक है। तो अब अभी सिर्फ ये एक सेंटेंस है पूरा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द वर्स्ट आइडिया शी हैड एवर हैड, सही है। उसको जो है ना हमेशा क्या है, मतलब क्या है, बुरा आइडिया आता है, ठीक है, आया था, पास्ट है ना। अच्छा, अब हमें यहाँ पे वर्ड्स को हटा के क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है भाई, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको हटा दें और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सही है। एक तरीका आपके पास ये होता है कि आपको जिसने प्रोवाइड किया हुआ है HTML ने, कि भाई आप जैसे आप लोग कॉपी में काट के नया वर्ड नहीं लिखते हो, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में आती है यार ये सही नहीं है, आप उसको काटते हो और फिर आगे नया वर्ड लिख देते हो, तो वो चीज़ आपको HTML प्रोवाइड करता है। कैसे, जो आपने वर्ड काटना है आपने उसको रख देना है डेल के अंदर, ठीक है। कौन सा वाला काटना है आपने, वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये एक बता रहा है उसकी बुराई है, सही है। तो मैंने इसको काट दिया, सही है, जिस तरह आप नॉर्मली करते हो। अब काट के मुझे एक नया वर्ड लिखना है। अगर मैं बेस्ट डायरेक्ट लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन वो फील नहीं आ रही यार, वो इसकी ऑल्टरनेटिव जो है ना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हमें रखने के लिए किस में रखना पड़ेगा, ठीक है।
अब उसमें मैं रख दूंगा बेस्ट को, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने फील दे दिया, अब पता चल गया उसने वर्स काट के क्या लिखा है, बेस्ट। सही है कि उसका आइडिया बुरा नहीं था, अच्छा था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इंस डेल ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, वो जो काटा पीटी जो आप लोग करते हो कॉपी के अंदर, सही है। तो ये उस चीज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ जो बेस्ट को ये नीचे लाइन दे रहा है, ये उसको हाईलाइट कर रहा है कि ये इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया गया है, सही है। अब वर्ड्स क्या होता है आपका, बुरा, सही है। अब बेस्ट क्या होता है, अच्छा। तो ये अब क्या है, उससे अपोजिट हो गया ना, ऑल्टरनेटिव बता रहा है, उसके अपोजिट जो है ना आप वर्ड यूज़ कर रहे हो। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अच्छा, अब इसको हम मेनली ज़रूरी नहीं है, इसके लिए किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड्स की जगह लिख दिया भाई ₹900, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर आपने देखा है कि डिस्काउंट लगा होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एज सच कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई 900 जो रुपीज़ था, ठीक है, उसको मैंने कर दिया 300 में, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा भाई ये चीज़ कितने में आ गई थी, 900 की चीज़ थी और 300 में हो गई, ठीक है। तो ये भी आपने अक्सर देखा होगा, ई कॉमर्स के अंदर आपके पास एक लाइन आ रही होती है, उसमें डिस्काउंटेड प्राइस आ रही होती है, उसके लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है। और हमारे पास आगे एक और इसका जो HTML टैग है वो भी सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, S के नाम से आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द S एलिमेंट इंडिकेट्स समथिंग दैट इज नो लॉन्गर एक्यूरेट और रिलेवेंट बट दैट शुड नॉट बी डिलीटेड, ठीक है। ये पॉइंट है, इस चीज़ को समझना। अभी तो हमने देखा था उसका मतलब ये था, हमने इस चीज़ को हटा दिया है और उसकी जगह बेस्ट रखा है। लेकिन जो एस का जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ नो लॉन्गर एक्यूरेट, यानी कि लंबे टाइम से जो कि सही नहीं है, और रिलेवेंट यानी कि बिल्कुल वही रिलेवेंट सही नहीं है, बट दैट शुड नॉट बी डिलीटेड, लेकिन डिलीटेड भी नहीं है वो, उसका होना है। डिस्काउंट आप देते हो तो आप एक लिमिट तक देते हो कि भाई मैंने इसको 3 दिन तक डिस्काउंट देना, उसके बाद नहीं देना, तो वो एक 3 दिन तक जो है ना आपको अवेलेबल नहीं होगी वो प्राइस, लेकिन उसके बाद तो होगी ना। 3 दिन तक आपने रखा भाई 30% डिस्काउंट, तो 30% अगर डिस्काउंट आपने 3 दिन तक रखा है तो 3 दिन तक ही रहेगा वो। नेक्स्ट जो उसका 3 दिन के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको एक्चुअल प्राइस ही दिखाएगा, सही है। तो उसको ज़्यादातर रखा जाता है इस एस टैग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल यहाँ पे हमने दी हुई है, इसको देख लेता है, जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट, इसी को कॉपी कर लेता है। अब इन्होंने पी टैग के अंदर लिखा हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, सही है। फिर पी टैग के अंदर उसकी प्राइस लिखी हुई है वॉज 995, ठीक है, जिसको इसमें किस में रखा हुआ है, हाँ। फिर आगे लिखा हुआ है नाउ ओनली $375, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो ये चीज़ सही है, तो ये सिमिलर, ये देखो तो आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, हल्की सी लाइन इसमें भी है ना, लाइन इसमें भी कटी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है कि भाई ये तो उसका एग्जिस्टिंग हटा के हम उसको दूसरी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे क्या है, तो आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए है, गूगल के लिए, ये उसको पढ़ने के लिए, आपके लिए नहीं है। आप वेबसाइट बना रहे हो यूज़र के लिए, तो उसको तो दोनों चीज़ें बराबर लग रही हैं, ऐसा ही है। आपको मैंने इससे पहले दिखाया, आपने बोला सर सेम ही तो है, अब ये भी सेम नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ किसके लिए है, गूगल के लिए, उसको बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चले आगे। ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही पूछ लो, क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिस्ट, ठीक है, चैप्टर 3। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ डाटा होता है जो कि हम लिस्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं इधर HR डाल दूंगा ताकि एक डिफ़ाइन हो जाए कि ये हमारा कंटेंट डिफरेंट है, और उसके बाद जो कंटेंट स्टार्ट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट में हमारे पास नॉर्मली 2 तरह की लिस्ट आती है, कितने तरह की, 2 तरह की, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, सही है। कितनी तरह की लिस्ट है, 2 तरह की। सब बोलो ना यार, पीछे वाले क्या कर रहे हैं ये, पंखे कौन कर रहा है ये, पढ़ना है ना भाई आप लोग, जवाब दो ना भाई। ऑर्डर लिस्ट है
एक हमारे पास दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जो कि एक ऑर्डरिंग फॉर्म के अंदर होती है। ऑर्डर से क्या मुराद होता है आपका, ये ऑर्डर वो ऑर्डर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है सीक्वेंस वाला। सीक्वेंस के भाई, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आप सुबह उठते हो, ठीक है। अब आपने एक डेली रूटीन अपनी लिखनी है, सही है। तो अब आपकी डेली रूटीन क्या होगी, सब में पहले कि आप नींद से उठोगे, फिर आप वॉशरूम जाओगे, ब्रश वगैरह करोगे और फिर खाना वाना करके नाश्ता करके आओगे, ऐसा ही है ना। अब इसमें अनऑर्डरिंग नहीं हो सकती, क्या आप डायरेक्ट ब्रश करोगे फिर उठोगे, सही है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ये एक ऑर्डरिंग हो गई, सही है, कि आपका पहला उठना ज़रूरी है, सही है। वो कंप्लीट होगा तो फिर आपका नेक्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो ये क्या हो गई आपके पास, ऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। ज़्यादा सबको क्लियर हो गई। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या हो गई, वो डाटा जो कि सीक्वेंस में मैटर नहीं करता, सही है। अब फर्ज करो आपकी अम्मी ने आपको बोला यार एक काम करो फटाफट लिखो, सही है, और लिस्ट लिखो, लिस्ट बनाओ, घर का सौदा लेके आना है। आपने लिखा भाई सही है, भाई वेजिटेबल लानी है, सही है, उसमें दही लानी है, सही है, आगे धनिया लाना है, ये तो हमारा काम ही है, ये दही धनिया लाना लड़कियों का काम ही है ये, सही है। तो दही धनिया आपने उसमें लिख लिया भाई, और दो चार चीज़ें लिख ली। तो अब इसमें सीक्वेंस मैटर करती है नहीं। अब इसमें क्या है, सिर्फ लिस्ट है, जिसका होना सबका इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो डाटा मैटर करता है हमारे लिए ऑर्डरिंग के अंदर, उसको हम लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और जिसका डाटा हमारा ऑर्डरिंग के अंदर मैटर नहीं करता हम उसको लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। सिंपल, ये तो मैंने आपको एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन बताई है मैं कहूँ तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहा कुछ। अगर किसी को लगे यार ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो बता देना, ठीक है। क्या स्लो चल रहे हैं हम, स्लो चल रहे हैं उनके लिए जिनको आता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले ही। और जिनको नहीं आता, उनको अगर लग रहा है फास्ट चल रहे हैं तो वो बता दें, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा ना कि यार क्या भाई मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लूँगा, ठीक है। आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर लिस्ट। देखो बातें नहीं करो यार, इसको देख लो। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, OL, सही है, ये इसका टैग है, आपने लिखा ऑर्डर, ठीक है। इसके इनसाइड जो कि अभी तक हम सारा डाटा ये करके आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इनसाइड लिखते आ रहे थे। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, लिस्ट। तो हमारे पास होता है LI यानी कि लिस्ट आइटम, ठीक है। OL का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। अब लिस्ट आइटम में हमारे पास, वैसे मैंने कहा आपको कि भाई हम कोई भी चीज़ ऑर्डर में कर लेते हैं। जैसे क्या लिखे हैं इसमें हम ऑर्डर के अंदर, जैसे उन्होंने लिखा हुआ चॉप पोटैटोस, इन्होंने रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। नहीं, फ्रूट्स का नाम ऑर्डरिंग में मैटर नहीं करता ना भाई। मैं जैसे यहाँ पे स्टोरी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आई गो टू बाथ। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आई गो टू बाथ, और क्या हो सकता है जल्दी बताओ, ब्रश कर सकते हैं, हाँ, ब्रश माय टीथ, ऐसी होता है ना, टीथ नहीं, हाँ, एच कहाँ पे नहीं आएगा, पहले वाले में आखिरी वाले में, पहले वाले में नहीं आएगा, आखिरी वाले भी बोलने मेरी तरह भी हैं सारे यहाँ पे, टेंशन नहीं लो, इनको भी इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, आई टेक ब्रेकफास्ट, नहीं टेक तो नहीं होगा, आई ईट ब्रेकफास्ट, चलो ऐसे ही कर लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने पहले क्या किया, सुबह उठा, फिर नहाया, सही है, फिर ब्रश किया और फिर खाना खाया, ठीक है।
खाना खाया फिर सो गए, खाना खाया फिर सो गए, है ना। आगे आगे की कहानी तो ये होगी ना आपकी भी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद जितनी भी हमारे पास लेंथ है, 10, 100, 1000 जो भी है नंबरिंग चलती रहेगी, सही है। तो ये एक सीक्वेंस के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, ऑर्डर लिस्ट। कोई सवाल है इससे रिलेटेड किसी का? अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरे पास एक टाइप का एट्रीब्यूट, जो मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं, कुछ चीज़ें स्पेशल नहीं होती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास स्पेशल वाली चीज़ है जो कि सिर्फ हमें ऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब टाइप के अंदर ये मैं बता रहा कि यार कौन सी टाइप हम दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास चल रहा है फर्स्ट वाला, सही है, 1 दिखा रहा है। मैं जब ए पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेटिक जो है ना आ गए, सही है, जो कि आपके पास कैपिटल लेटर्स के अंदर आ गए, ठीक है। आगे इसके अंदर जाऊंगा, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है फिर मेरे पास, रोमन काउंटिंग के अंदर भी मेरे पास आ रहा है, सही है, तो मेरे पास उसमें भी मेंशन हो रहा है। आगे फिर रोमन काउंटिंग जो स्मॉल होती है हमारे पास, उसके अंदर भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल जो नहीं समझ में आ रही है? जी, सॉरी, ये नंबर, ये रिपीट कर दूँ नंबर। अच्छा, ये टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। अब टाइप क्या होती है, अगर मैं टाइप नहीं लिखूंगा तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप रखी है इन्होंने नंबर्स, ठीक है। आपके पास नंबर्स में जो है ना शो हो रहा है। अब सीक्वेंस नंबर्स भी होती है ना, पहले 1 आता है, उसके उससे पहले 2 तो नहीं आता है ना, ऐसा ही है ना। 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ये सीक्वेंस है आपकी, ठीक है। तो इन्होंने सीक्वेंस कैसे रखी हुई है नंबरिंग के अंदर। कंटेंट आपका लिखा हुआ है वो आपने लिखा ज़रूर है, सही है, जैसे आपने ये लिखा। अब आप इसको आगे पीछे करोगे तो वो सीक्वेंस की वजह से ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बोलते हो आई गो टू बात, फिर लिखोगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहा है, सोने से पहले भी ना गया, अजीब अजीब आदमी है भाई। तो चूंकि सीक्वेंस चल रही है ना, यहाँ पे नंबरिंग चल रही है 1 2 3, आपने पहले क्या करना पड़ेगा, 1 वाली चीज़ को जो है ना पहले करोगे, फिर 2 वाली चीज़ को पहले बाद में करोगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करोगे, ऐसा ही है ना। तो इस चीज़ को जो डिफाइन कर रहा है वो आपके नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, वरना तो पता नहीं चलेगा आपको भी कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, सही है। वो तो आपका कंटेंट डिफाइन कर रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे पता नहीं चलेगा आपको। तो अब नंबर्स अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं टाइप की बेस पे, कि हम टाइप पे चीज़ें डिफाइन कर दें। यानी कि मैं अगर यहाँ पे कैपिटल ए यूज़ कर सकता हूँ, तो ये भी पता चल रहा है भाई ए ही पहले आता है, फिर उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी, और फिर उसके बाद डी आता है। इससे पहले तो कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये आगे पीछे होते हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है। फिर वो आपको इसमें स्मॉल भी दिखा रहा है कि भाई चाहिए कैपिटल ए नहीं है तो स्मॉल ए में भी आपको सीक्वेंस मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, रोमन काउंटिंग होती है, आई नहीं है रोमन काउंटिंग, है ये रोमन काउंटिंग, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स मैट्रिक वाले बच्चे हो यार, इसको वाई बोलोगे तो क्या बोले, सही है भाई, ये रोमन काउंटिंग है। अब है तो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 सीक्वेंस है ये भी। इसी तरह इसमें भी क्या है आपके पास, स्मॉल है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा ना, मैथ्स के अंदर देखा होगा, उसके अंदर होता है, फिजिक्स के अंदर होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि बता रही है कि ऑर्डर है, सही है, कि भाई ये चीज़ पहले परफॉर्म होगी, फिर उसके बाद ये चीज़ परफॉर्म होगी, फिर उसके बाद ये चीज़ परफॉर्म होगी, और उसके बाद ये चीज़, ठीक है, उसके बाद सारी वर्किंग होगी जो आगे की होती है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई 1 से लेके 2 3 4 मतलब कोई लिमिट हो, ठीक है। या आप जब तक आप इसकी लिस्ट एक्सटेंड करते जाओगे तब तक वो नंबरिंग जो है ना बढ़ाता चला जाएगा। अभी यहाँ 4 तक है, आगे 5 6 7 8 10 30 40 15,000 प्लस चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी इस एल आई पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी एल आई काउंट हो रही है, एल आई 1 मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3, और ये 4, सही है। तो ये है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। मैंने आपको बता दिया, जब डाटा आपका सीक्वेंस में लिखना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑर्डर लिस्ट। या किसी काइंड ऑफ रेसिपी समझ लो, अब आप रेसिपी लिख रहे हो चाय बनाने की, सही है, तो आप पहले क्या करोगे भाई, गैस ऑन करोगे, उस पर पतीली रखोगे, फिर पत्ती डालोगे, सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले गैस ऑन करने से पहले पत्ती डालोगे, फिर गैस ऑन करोगे, फिर पतीली रखोगे, तो वो चाय तो बनेगी नहीं, कुछ और ही बन जाएगा वो तो, सही है। तो ये तो सीक्वेंस में चाहिए ना चीज़ें। अब बिरयानी की रेसिपी है आपकी, तो बिरयानी के तरीक़ेकार है भाई, एक चीज़ पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, अचानक से ही लास्ट स्टेप पर जंप तो नहीं मार सकते। तो ये जो डाटा इस तरह का है वो आप रखोगे किसमें, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट, तो वो है यूएल, ठीक है। यूएल है अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरा उसमें क्या है आपके पास, एल आई, ठीक है।
अब इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरह का डाटा। अब फ़र्ज़ करो मैं इसमें नाम रख लेता हूँ, जैसे मेरा नाम है, ठीक है, किसी का नाम अली होगा, किसी का नाम ज़ुबैर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस डाटा में और इस डाटा में क्या है, फ़र्क है। इसमें क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल डॉट्स आ रहे हैं। अगर ये मेरे पास सीक्वेंस में आगे पीछे होते भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये डिफाइन नहीं कर रहा है सीक्वेंस है कि नहीं है, सही है। तो अगर मैं ये अली को पहले कॉल कर लूँ, बाद में एहसन को करूँ, फिर लास्ट में ज़ुबैर को करूँ, फिर फरीद को करूँ, तो ये क्या है, सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करती हमारे लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करती है कि भाई ये जो 1 है ये समझ लो रोल नंबर हो जाता है फ़रीद का, अब 1 बुलाऊंगा तो फ़रीद ही आएगा, तो सीक्वेंस है। फिर उसके बाद 2 को कॉल करना पड़ेगा, फिर 3 को, फिर 4 को। यहाँ पे जो चीज़ डिफाइन हो रही है वो क्या है, सीक्वेंस में नहीं है, सही है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है उसकी। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपकी अम्मी ने आपको बोला भाई सामान लाना सौदा, तो आप इसमें लिख दो भाई मुझे वेजिटेबल्स लाने हैं, फ्रूट्स लाने हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने इसमें लिख दिया दही लाना है भाई मुझे, सही है, और क्या ऑयल वगैरह लाना है, और भी 2-4 चीज़ें जो भी XYZ जो भी हो सकती हैं वो सारी आपने मेंशन कर दी। अब इसमें ये तो नहीं है ना, अम्मी ने बोला भाई पहले दही लाना तो दही लेने पहले जाना है, ऐसा तो नहीं है ना भाई, क्योंकि सीक्वेंस नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, आपको जो रास्ते में करीब पड़ेगा वो उठा लो, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करती इस वाली लिस्ट के अंदर। इसमें भी आपके पास टाइप्स होती हैं, लेकिन वो कुछ इसमें ना वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ा ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, ठीक है। इसकी टाइप जो है ना यहाँ पे मिलती नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसे हटा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ UL टाइप्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सर्कल, स्क्वायर, नन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है कौन सी आ रही है, सर्कल आ रही है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं टाइप पे अगर इसको यहाँ पे स्क्वायर डिफाइन कर दूंगा तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टाइप लिखा था तो हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मिल रही थी, ये हमें यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये कि इन्होंने यहाँ से हटा दिया है टाइप को। ये टाइप हम लोग डाल सकते हैं CSS के थ्रू, जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें नज़र आ जाएगा हमें कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, किसके थ्रू, CSS के थ्रू, ठीक है। तो ये इन्होंने HTML से हटा दिए, इसलिए आपको जो है ना एक नज़र नहीं आ रही है, सही है। यहाँ पे आएंगे, ये हमारा ना, अब यहाँ पे सर्कल ही है, ठीक है, सर्कल थोड़ी सी डिफरेंट है, सही है, याद है सबको, क्लियर है, कोई सवाल किसी का। जैसे क्या चीज़ें आती है मतलब, मैंने बताया ना आपको कि जो चीज़ सीक्वेंस में लिख लिया आप उसको लिखो ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और जिस चीज़ में सीक्वेंस मैटर नहीं करता उसको लिखो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, सिंपल। भाई ये 2 कीवर्ड आपको समझ में आ जाते हैं, भाई सीक्वेंस क्या है और जो सीक्वेंस या नहीं है उसका क्या मतलब है, तो बस आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट आएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले ना देखी हो या शायद देखी भी हो किसी ने, तो वो है इसमें नेस्टेड डाटा, ठीक है। नेस्टेड डाटा समझते हैं, नेस्टेड डाटा क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा, हाथ खड़ा करके बताना एटलीस्ट, ठीक है। और कोई भी नहीं है, आपने पढ़ा है ना पहले, आपको नहीं पता नेस्टेड डाटा, तेज पढ़ा आपने, किससे पढ़ा था तेज, अच्छा अच्छा, एक ये दूसरे इंस्टीट्यूट ऐसी ही है भाई, पैसा लेते हैं खाया, कितने पैसे दिए थे, 60,000 रुपये, या मुझसे प्राइवेट में आ जाना तुम। खैर छोड़ो। अच्छा, तो आपका जो नेस्टेड डाटा होता है ना वो क्या होता है, एक डाटा के अंदर दूसरा डाटा, ठीक है। अभी तक हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे थे, सिंपल बना रहे थे। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं LI के अंदर एक और ऑर्डर बनाना चाहता हूँ। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, अच्छा कैसे होगा भाई, ठीक है इसको देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसको तो टाइप का भी फिलहाल ये छोड़ देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैंने LI के अंदर एक और डाटा बनाना है, मैं इस LI के जो क्लोजिंग टैग है इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और
यूएल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ कहलाएगी नेस्टेड, उस चीज़ के अंदर एक और डाटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, नेस्टेड हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अलाई क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ, ये कुछ अंत हबीबी आ गया, उर्दू पर चली आती है ज़बान। सही है। तो अब देखो ये आपके पास एक नॉर्मल डाटा था, अब उसके बाद ये उसके नेस्टेड डाटा जो है ना, नेस्टेड डाटा बनता जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूंगा तो आपको नज़र आएगा कि भाई ठीक है, वन वाली हेडिंग के अंदर उसका नेस्टेड डाटा और था। अच्छा, अब आप बोलते हो अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको रखते हुए इसके अंदर भी ओ एल डाल देता हूँ और फिर उसके अंदर एल आई डाल देता हूँ और उसके अंदर कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, और नेस्टेड हो गया, सही है। तो डाटा क्या होता जा रहा है, नेस्टेड। इन्फिनिटी टाइम नहीं कह सकते इसको, ये तो आपकी लिमिट है ना, आप जितना रखना चाहो, सही है। इन्फिनिटी तो होता है कि बिल्कुल ही एक्सीड हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डाटा इनसाइड डाटा जाता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास क्या है, ये एक हेडिंग जो या फिर हमारे पास जो टेक्स्ट था किसका, यूएल का, उसी के अंदर मैंने एक और एल क्रिएट कर लिया, सॉरी यूएल, उसी यूएल के अंदर मैंने उसमें एल में डाटा डाल दिया कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर मैंने फिफ्थ के अंदर कर दिया काम, सही है। ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन वन के अंदर ए बी सी डी आता है, सही है। अगर ए के अंदर तो ए का पार्ट भी हो सकता है, ए के दो पार्ट हो सकते हैं, ए बी करके। तो अगर चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, वो नेस्टेड कहलाती है। यानी कि एक चीज़ है, फिर उसके इनसाइड एक और चीज़ आ रही है, वही चीज़ आ रही है दोबारा, और फिर वही चीज़ दोबारा उसके इनसाइड आ रही है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, ठीक है भाई, ये बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर एक और बॉक्स आ रहा है, फिर इसके अंदर एक और बॉक्स आ रहा है, फिर इसके अंदर एक और बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, नेस्टेड कहलाती है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, फिर इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, और फिर इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, ये चीज़ क्या कहलाती है, नेस्टेड, ठीक है। ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, नेस्टेड की वर्ड, ठीक है। वैसे तो कॉमन है, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमारा डाटा अब क्या हो गया, नेस्टेड होता जा रहा है। हमने पहले डाला एक ओ एल, और एक ओ एल के अंदर हमने क्या रखा, एल आई, एल आई के अंदर फिर हमने एक और ओ एल क्रिएट कर दिया, यानी कि हमने रखा पेरेंट, और पेरेंट के अंदर हमने क्रिएट करा चाइल्ड एल आई, ऐसा ही है ना। ओ एल पेरेंट हुआ, उसका चाइल्ड क्या होगा, एल आई। सब मुझे पीछे वालों की आवाज़ आनी चाहिए, सही है। अब उस एल आई के अंदर भी मैंने क्या किया, ओ एल क्रिएट करा, सही है, ओ एल, तो वो उस क्या होगा, वो उस एल आई का चाइल्ड होगा। फिर उसके अंदर मैंने एल आई क्रिएट करा, तो वो किसका चाइल्ड होगा, उस ओ एल का चाइल्ड होगा, सही है। तो ये नेस्टेड चलता आ रहा है सिलसिला, ठीक है। ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है कि हमने अभी तक देखा भाई ओ एल में, आप बोले सर सिर्फ ओ एल के अंदर होता है, नहीं, ये आप किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल में, इस एल आई के अंदर मैं फरीद के अंदर डिफाइन कर देता हूँ भाई, जैसे कि यू एल ही कर लेता हूँ। आप बोलें सर क्या मैं इसमें ओ एल डिफाइन कर सकता हूँ, भाई वो भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ एल आई डिफाइन करो। कहने का मकसद ये है कि अगर इसका पेरेंट यू एल है, इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे भी यू एल लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके आपके ऊपर एक्सेस है इस चीज़ का, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, इसने डाल दिया भाई वन, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ओ एल। मैं यहाँ पे यू एल लिख दूंगा तो ये आगे क्या कर देगा, उसको और डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब फरीद के क्या है भाई, हैंड है भाई उसका, और क्या है, ठीक है, सही है, यहाँ तक ये बता रहा है ये। अच्छा भाई, अब फेस के अंदर भी हमारे पास तो डाटा हो सकता है ना भाई, फेस के अंदर भी हमारे पास क्या आ सकता है, आइज आ सकते हैं, सही है, समझ में आ रही कहानी। तो डाटा नेस्टेड होता जा रहा है, देखो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज, यहाँ तक चेंज हो गया। एक मिनट देना जरा मुझे।
भाई लास्ट चीज़ है, पर इसके बाद हम क्लोज करेंगे, पर नेक्स्ट जो है ना क्लास में आगे चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डाटा क्या है आपके पास, यहाँ पे नेस्टेड होता जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या था भाई, फरीद था, फिर उसके आगे की चीज़ें आ गई, फिर उसके नेस्टेड डाटा, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो नेस्टेड डाटा और कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर चला जाऊँ मैं, यूएल लिख लूँ, आप बोलते हैं सर यूएल नहीं ओएल लिख देते हैं भाई, ओएल लिख देते हैं, एलआई लिख देते हैं भाई, कुछ भी कर देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब ये डाटा क्या कितना नेस्टेड होता जा रहा है ना, यहाँ से फिर यहाँ तक आया, फिर ये उसका डाटा, फिर ये उसके इनसाइड डाटा, और फिर ये उसके इनसाइड डाटा आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका नेस्टेड डाटा, ठीक है। ये बुक, हमारी बुक यही थी ना, तो ऊपर कैसे आ गए हम। इस चैप्टर में भी ये चीज़ डिफाइन है, ओएल और एलआई, ठीक है। आगे चलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है आपके पास, यूएल और एलआई, ठीक है। आगे आपको ये डेफिनेशन लिस्ट भी बता रहा है, ठीक है। अब ये वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है, ज़्यादा इस्तेमाल ओएल और यूएल होता है। अगर आपको पढ़ना हो आप खुद देख लेना इसको, कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या है भाई, डीएल डेफिनेशन लिस्ट है, डी फॉर डेफिनेशन टाइटल है, ठीक है, टी फॉर टाइटल है, ठीक है। ये जो आपके पास लिखा होता है ना टाइटल, सही है। उसके बाद फिर उसमें डी डी फॉर डाटा, ठीक है, जो उसमें आपका कंटेंट आ रहा है। तो ये आपको कुछ इस तरह फील करा देगा, ठीक है, नज़र आ जाएगा। आपने डीएल के अंदर लिखा तो आपको आ जाएगा डी डी टाइटल, टाइटल क्या है आपका, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे यहाँ पे ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, स्केल की डेफिनेशन आ रही है, अ डिवाइस यूज फॉर एक्यूरेटली मेजर द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, अ टेक्निक बाय विच द स्केल्स आर रिमूव फ्रॉम द स्किन ऑफ फिश, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये डीएल डेफिनेशन लिस्ट, जैसे हम लोगों ने ओएल यूएल लिखा, फिर उसके अंदर क्या आ रहा है, डीटी टाइटल और डीडी फॉर डाटा, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है नीचे, सही है। ये डिफाइन कर रहा है भैया इसकी क्या है, हेडिंग है। यही आप लोगों ने देखा होगा आपकी बुक्स के अंदर जो है चीज़ें मेंशन होती हैं, लिखा होता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ फिजिक्स, और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी लॉज वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया अभी, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा आगे आएगा लिंक्स के ऊपर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, तो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो सवाल कर सकता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई कि सर कोई और कोई सवाल काम से रिलेटेड ही हो, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो वो कर सकता है। पर्सनल सवाल ना करे भाई, ठीक है ना, कि शादी हुई है नहीं आपकी, ये वो, ठीक है। वैसे नहीं हुई है मेरी शादी, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है। तो कोई सवाल है किसी का, सब क्लियर है, लास्ट वाले सबको क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो बच्चे नहीं आए आज क्लास में, जितने भी आए, ठीक है, पता चल जाएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में कौन कितना आए नहीं आए। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, घर पे कॉल, उससे पूछेंगे भाई सब खैरियत है भाई, नहीं आए, बारिश तो नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप पूछोगे नहीं, तो फिर दूसरा तरीका मुझे फिर ये नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है ना, ये इंशाल्लाह आखिरी तक चले, ठीक है। ये हर दफ़ा ही होता है, और हर दफ़ा लोग बोलते हैं हाँ सर हम तो आखिरी तक जाएंगे, लेकिन वो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे से गायब हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, या तो उनको समझ में नहीं आता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सही है, टाइम की वजह से, किसी वजह से भी, फिर वो छोड़ते चले आते हैं, पीछे पीछे बैक होते चले जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप मुझे बताओ, ठीक है,